चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल। पार्ट 10। शादी की पहली सालगिरह मुबारक हो। रात के 12 बजे मैंने उसे जगाकर मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दी। उसने पहले हैरत से मुझे देखा और फिर मुस्कुराकर मुबारकबाद वसूल की और आंखें मूंदे लेटा रहा। मेरे लिए उसका यह अंदाज नया नहीं था। इस 1 साल में उसने बहुत कम दफा अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। ऐसा नहीं था कि वह इजहार के मामले में कंजूस है। हाँ, वो जुबान से इजहार के मामले में बहुत कंजूस है और वो मोहब्बत का इजहार अपने अमल से करता है। जैसे वो मेरा ख्याल रखता है, मेरी ख्वाहिशात का एहतराम करता है, हर मामले में मुझसे राय लेता है, कोई भी फैसला बाहमी मशवरे के बगैर नहीं लेता और सबसे बढ़कर कि वो मेरी इज्जत करता है। हाँ, इजहार वो तब करता है जब वो एक बेख्तियारी की गिरफ्त में होता है या फिर जब कोई बहुत ही खूबसूरत लम्हा उसे मेस्मराइज करता है। और उसका ये कभी कभी मोहब्बत का इजहार करना रोज रोज के इजहार के मुकाबले में मोहब्बत की कदर को ज्यादा बढ़ा देता है। आज उसे विश करने के बाद मैंने एक गिफ्ट पैक उसके सामने रख दिया और कंधे से हिलाकर उसे गिफ्ट की तरफ मतवज्जा किया। उसने हैरत से मुझे देखा और फिर टेक लगाकर बैठने के बाद गिफ्ट खोलने लगा। मैं उसके ऐन सामने बैठ गई और एक बड़े फ्रेम में हमारी शादी की तस्वीर मौजूद थी। तस्वीर में मौजूद वो लम्हा इतना मुकम्मल था कि वो उन लम्हों में खो गया था। फिर मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा कौन सा है। मैंने तस्वीर की जानिब देखते हुए सवाल किया तो उसने कहा कि जब पहली बार तुमने मेरी इमामत में अपनी फजर की नमाज पढ़ी थी, तब जानती हो कि मेरा दिल क्या चाह रहा था कि यह नमाज कभी खत्म ना हो। और सूरह रहमान पढ़ते हुए उन लम्हों में मेरा दिल हकीकत में मुझसे कह रहा था, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को छुटलाओगे। और वाकई मेरे लिए भी इससे खूबसूरत इजहार कोई न था। उसने अब तस्वीर एक तरफ रखकर मेरे दोनों हाथ थाम लिए और मोहब्बतों अपनाइए से भरपूर लहजे में बोला कि मोहब्बत से भरपूर एक महरम और शरई जिंदगी का एक कामयाब साल बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ, तो अब बताओ कि क्या तोहफा चाहिए तुम्हें आज। मैंने अपने मजाजी खुदा को देखा जिसने आज के दिन मोहब्बत कितने खूबसूरत इजहार का तो पहले ही तोहफा दे दिया था मुझे। और मैंने उससे कहा, तुम्हारी इमामत में तहज्जुद की एक नमाज। ये वो था जो मैंने अपने तोहफे में मांगा। और वो कुछ लम्हे बिना पलक झपके मुझे देखता रहा और फिर आगे बढ़कर वो वजू करने के लिए उठकर खड़ा हो गया, जबकि मेरा दिल बेख्तियार कह उठा, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। अब ये सीन किन 2 लोगों के दरमियान हुआ है राइटर ने ये नहीं बताया, लेकिन यहां पर एक बहुत ही खूबसूरती के साथ एक बहुत ही पाक मोहब्बत और रिश्ते का तस्करा हुआ है। और ये जो तोहफे की बात हुई है ये तो बहुत ही खूबसूरत है। मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जिसमें तुम किसी ऐसे शख्स को पालो जो तुम्हारे ईमान को मजबूती बख्शे। तो यहां भी कुछ ऐसा ही बताया गया है। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं और सीन वहां से शुरू होता है जहां पे मनाई जा रही है हादी का बर्थडे। हैदर की तरफ से एक सरप्राइज दिया गया है और उस चीज को लाइव देख रहे हैं साद साहिब। और आपको पता है कि साद साहिब कभी भी अकेले बैठकर तो कुछ देखते नहीं हैं। माही आपी भी उनके साथ बैठी हुई हैं और आप देखते हैं कि साद साहब क्या डॉक्यूमेंट्री पेश करते हैं, क्या बताते हैं इस मैच के मुकाबले के बारे में और क्या कुछ तबसरा होता है उनका।
साथ माहीन के साथ बैठा बातों में मसरूफ था और साथ ही मोबाइल पर कुछ टाइप भी कर रहा था और कह रहा था कि लैला और मजनू की जोड़ी तो देखें। साथ ने मोबाइल माहीन के सामने किया जहां व्हाट्सएप पर हादी ने एक तस्वीर भेजी थी जिसमें हादी और हैदर एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे किसी बात पर मुस्कुरा रहे थे और माहीन ने दिल से दुआ दी कि अल्लाह इनकी दोस्ती को सलामत रखे और उसने जवाबन कहा कि आमीन। और दोस्ती नहीं, प्यार और रोमांस भी। देखे तो इन्हें किसी और की जरूरत है ही नहीं। साद मुस्कुराकर उन्हें देख रहा था और तभी हादी की वीडियो कॉल आने लगी और साद ने रिसीव की और साद हादी को चढ़ाते हुए बोला कि कैसे फुर्सत मिल गई आज के दिन आपको आपकी महबूबा से। और हादी ने उसे धमकी दी और कहा कि आ लेने दो हमें वहां, फिर दो दो हाथ करेंगे हम तुम्हारे साथ भी। और फिर साद ने मुंह बनाते हुए कहा कि 2 हाथ तो मेरे होंगे, आप दोनों के तो 4 हाथ होंगे ना, इसलिए शामत तो बेचारे मेरी ही आएगी। अच्छा मेरे भाई, जब पता है तुम्हें ये सब तो जुबान पे जरा कंट्रोल रखा करो ना। और हैदर का चेहरा तभी मोबाइल की स्क्रीन पर उभरा और साद मासूमियत से बोला कि एक जुबान ही तो इस्तेमाल कर सकता हूं आप दोनों के सामने, इससे तो मत रोकें अब। और फिर हादी ने उस पर तंज करते हुए कहा कि काश तुम इतने ही मासूम होते जितने नजर आते हो, तो फिर क्या ही बात होती। अरे इस मासूमियत पर तो लोग मरते हैं और आप दोनों को देखें जेलसी होते रहते हैं मुझसे। और फिर हैदर तंजिया अंदाज में अपना चेहरा हादी के सामने करते हुए बोला कि तभी तो मेरा रंग इस कदर काला पड़ रहा है, देखो हादी काला हो गया हूं ना मैं इससे, जेलस हो के। और फिर उसने फौरन कहा कि माही आप ही देख लें इन्हें, मजाल है जो एक दूसरे की जात पर कोई बात बर्दाश्त कर लें ये लोग, इसीलिए तो मैं इन्हें लैला और मजनू कहता हूं। और फिर हैदर ने माही का नाम सुनते सास से कहा अरे माही भी है वहां पे, जरा बात तो करवाओ मेरी उससे। और साथ ने मोबाइल उससे थमा दिया। कैसी हो छोटी, लगता है मेरी गुड़िया कुछ ज्यादा ही बिजी रहने लगी है, हैदर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा। तो उसने आगे से जवाब दिया, बल्कि जवाब कम और शिकवा ज्यादा किया कि मैं तो आपसे नाराज हूं भाई, आप मुझसे मिले बगैर ही चले गए थे उस दिन। और फिर हैदर ने उसे वजाहत दी और कहा कि अरे गुड़िया किसी ऑफिशियल काम से मैं और हादी वहां आए थे, थोड़ा ही टाइम था, इसलिए हम सोचा कि घर से हो आते हैं, तुम्हारा अगर इंतजार करते ना तो बहुत लेट हो जाते, इसलिए हमें जाना पड़ा। चलिए ठीक है, अब ये बताएं कि आप लोग फिर कब आ रहे हैं, मैं बहुत मिस कर रही हूं आपको। अच्छा तो ठीक है, हम लोग कल आ जाएंगे क्योंकि आज तो हादी के बर्थडे का डिनर है। ओह हाँ, उन्हें मेरी तरफ से भी विश कर दीजिएगा। और तभी स्क्रीन पे नमूदार हुआ हादी का चेहरा और उसने कहा अरे सिर्फ विश, मेरा गिफ्ट कहां है भाई। और उसने मासूमियत से कहा कि गिफ्ट तो मैंने नहीं लिया, मुझे पता ही नहीं था ना कि आपका बर्थडे है। और वो भी ऐसे ही बोला अच्छा ठीक है, पहले नहीं पता था लेकिन अब तो पता चल गया ना। और फौरन से सिचुएशन पे कंट्रोल पाते हुए साद साहब बोले हाँ हाँ कल आकर ट्रीट भी देंगे ना आप लोग हमें, तो हम लोग भी गिफ्ट तैयार रखेंगे, यही समझें आप। साद ने पीछे से झांकते हुए कहा और उसने माहीन की मुश्किल आसान कर दी और हादी दिलचस्पी से माहीन के चेहरे के बदलते रंग को देख रहा था। अच्छा ये तो बताएं कि हैदर भाई ने आपको क्या गिफ्ट दिया है, साद ने हादी से पूछा। साद ने जब हादी से पूछा तो उसने फौरन अपनी कलाई सामने की और कहा कि ये रिस्ट वॉच। हादी ने अपनी कलाई सामने की जिस पर एक खूबसूरत घड़ी मौजूद थी और वह घड़ी वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती थी, लेकिन उससे ज्यादा कीमती उन दोनों की दोस्ती का रिश्ता था। और फिर कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद साद ने फोन बंद कर दिया। अब बारी आ चुकी थी माहीन और साद की। माहीन और साद कब से ऊपर हॉल ही में मौजूद थे और सादिया बेगम और राशिदा बेगम को भी ऊपर आने से उन्होंने मना कर रखा था। अब हैदर के कमरे के साथ मौजूद हॉल में उन्होंने काम मुकम्मल किया था और जो कुछ भी खाने को ऑर्डर किया था वो लेने नीचे आ गए थे। फिर राशिदा बेगम और सादिया बेगम को भी सब समझाते हुए वो लोग ऊपर ले गए।
अब तकरीबन रात 8 बजे के करीब जब हादी और हैदर थके हारे घर में दाखिल हुए तो घर में मुकम्मल सन्नाटा था। हादी ने हैदर के साथ चलते हुए कहा कि हमें यहां बुलाकर कहीं सारे हमारी तरफ तो नहीं चले गए। और फिर हैदर ने माहिन को आवाज दी और माहिन ने कहा कि भाई ऊपर आ जाए, हम छत पर चाय पी रहे हैं। और साथ की आवाज पर वो दोनों ऊपर की जानिब चल दिए और जैसे ही हॉल में कदम रखा एकदम ही पूरा कमरा रोशन हुआ था और पूरा हॉल सजाया गया था और सामने खड़े हादी को वो लोग विश कर रहे थे। हादी ने आगे बढ़कर मुस्कुराकर साद को गले लगाया और कहा कि अरे वाह मेरे शेर, इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। और साद ने माहिन की तरफ इशारा किया और कहा कि ये मैं अकेला तो नहीं कर सकता था ना, माँ ही आप ही ने भी किया है। और हादी अब माहिन की जानिब घूमा और एक लम्हे को तो उसका दिल थमा। वाइट कलर के खूबसूरत सूट में वो कोई हूर सी लग रही थी और उसने दिल को संभालते हुए माहिन से कहा कि थैंक यू मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। और फिर सबसे मिलने के बाद वो लोग सोफे पर बैठ गए। अब एक और सरप्राइज हो जाए, साद ने हादी और हैदर से पूछा। और फिर उनकी इजाजत मिलने पर साद ने कमरे की लाइट्स ऑफ कर दी और सामने दीवार के साथ लगी एलसीडी के साथ अपना मोबाइल कनेक्ट किया। और फिर सामने हादी की एक बचपन की तस्वीर आई। अब एक के बाद एक तस्वीर आती जा रही थी और फिर पीएमए के कैडेटशिप की तस्वीरें और हर तस्वीर में वो और हैदर साथ साथ थे। सामने स्क्रीन पर चलती तस्वीरों ने हादी और हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेर दी क्योंकि हर ही तस्वीर माजी के खूबसूरत लम्हों की याद दिला रही थी। 10 ही मिनट के बाद वो वीडियो खत्म हो गई और साद ने उनके तासुरात देखने को लाइट ऑन की और हादी उठकर साद की जानिब बढ़ा और साद अपना कॉलर झाड़ रहा था। अब यहां पे हादी ने क्या किया, हादी पहले तो गया साद के करीब और फिर वो वहां से पलटा और उसने फौरन से हैदर को गले लगा लिया और साद चिल्लाया, अरे भाई ये तो चीटिंग हुई ना, वीडियो मैंने बनाई है। आप दोनों ना हमेशा ऐसे ही करते हैं, मुझे नहीं गले लगाते आप लोग। और हादी और हैदर ने आगे बढ़कर उसे यूं दबोचा कि वो दोहाइयां ही देता रह गया। और फिर उसने उससे कहा कि पहली बार तो कोई अच्छा काम किया तुमने, आज तो तुम पे वाकई बहुत प्यार आ रहा है साद, और इतना प्यार आ रहा है ना कि बस। हैदर उसकी गर्दन बाजू के नीचे दबोचे कह रहा था, बेचारा साद, अच्छा करे या बुरा, आखिर में पिटता वो ही है। अगले सीन में बताया जा रहा है कि राशिदा बेगम की तबीयत कुछ खराब थी और माहीन हॉस्पिटल से आने के बाद उन्हें चेक करने आई थी। और राशिदा बेगम ने उस वक्त हादी से पूछा था कि हादी बेटे साद कहाँ है, और उसने बताया था कि मम्मा वो हैदर के साथ मार्केट गया, कुछ टाइम लग जाएगा उसे, आप परेशान मत हो, आराम करें। हादी ने उन्हें साथ लगाते हुए कहा और बाहर निकल आया। तब माहीन किचन में सूप बना रही थी जब हादी दाखिल हुआ और उसने कहा कि अरे वाह, आज नया कुक कहां से आ गया घर में, मुझे तो लगा था कि मम्मा बीमार हैं तो आज भूख का ही सामना करना पड़ेगा। और तब माहीन एक झटके से पलटी थी और उसके हाथ में मौजूद छुरी फिसली थी और तभी एक सिसकी उसके लबों से निकली थी और हादी ने उसकी खूबसूरत आंखों में आंसू उमड़ते देखे। पहले नासमझी से उसे देखा और फिर जब बात समझ आई तो फौरन आगे बढ़ा क्योंकि उसके हाथों से बहता खून देखकर उसे कुछ समझ में नहीं आया था। अब उसका हाथ पकड़कर पानी के नीचे उसने रखा और कट थोड़ा सा गहरा था और खून मुसलसल बह रहा था। हादी ने दाएं हाथ के अंगूठे से उसे दबाया और माहीन के आंसू अब भी बह रहे थे। अब जब उसने हाथ हटाया तो जिल्द का एक टुकड़ा जो था वो हादी के हाथ से लगा था, जिसके खिंचने पर उसे और भी दर्द हुआ था और वो मजीद रोने लगी। हादी अनाड़ियों की तरह उसे हैंडल कर रहा था और इसके बाद माही हादी को अपने सामने देखकर तो दर्द का एहसास भूल ही गई।
और एक नया एहसास दिल में उसके जाग रहा था जिससे शायद वो अनजान थी। वो बस धड़कनों के शोर पर हैरान हो रही थी। उसने दूसरे हाथ से कैबिनेट खोला और सनी प्लास निकाला और उसका हाथ सामने करते हुए इस पर लगा दिया। और माही के सुर्ख होते हुए चेहरे पर नजर पड़ी तो फिर उसे शायद अपनी गलती का एहसास हुआ था और उसने सोचा कि उफ, साथ सही कहता था कि मैं लड़कियों के मामले में बहुत ही अनाड़ी हूं। और उसने कहा कि आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए था, इसलिए खून बहता देखकर मैंने ऐसा कर दिया। वो नदामत से कह रहा था और वो अपनी इस बेख्तियारी पर शर्मिंदा भी था। और माहीन तो सर झुकाए अपने आंसू पहुंच रही थी और वह हादी की इस हरकत से ज्यादा धड़कन के बेरब्त होने पर खौफजदा थी। और फिर उसने उससे कहा कि क्या अब भी दर्द हो रहा है? और फिर हादी ने कोई जवाब ना पाकर दोबारा से उससे पूछा तो फिर उसने नफी में सर हिलाया और वाकई वो उस दर्द को अब भूल चुकी थी। सूप डालने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया तो हादी ने आगे बढ़कर उसे ये करने से रोका और खुद ही सूप डालने लगा। और राशिदा बेगम को सूप देने के बाद उन्हें लटाकर माहीन बाहर आ गई। और माही ने कुछ झिझकते हुए हादी से कहा कि हैदर भाई को आने में भी कुछ वक्त है, मैं इतनी देर रुक नहीं सकती, मुझे घर जाना है। वो जो सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था फौरन उठकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अभी तो बहुत अंधेरा हो चुका है, अकेले जाना ठीक नहीं होगा, चले मैं ही आपको छोड़ आता हूं। हादी ने उसे खुले दिल से ऑफर की और उसने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, ये पास ही तो घर है मेरा, मैं चली जाऊंगी, आप आंटी के पास ही रहें, वो अकेली हैं। उसने घबराकर फौरन मना कर दिया तो हादी ने एक बार फिर उससे पूछा कि आर यू श्योर? तो उसने कहा कि यस आई एम। वो ये कहकर गेट की जानिब बढ़ी और आगे आकर जब गेट के पास पहुंची तो बाहर अंधेरा देखकर उसे हादी की ऑफर रद्द करने पर अफसोस हुआ। वो अंधेरे से खौफ खाने वाली लड़की जो रात को भी कमरे की लाइट ऑन करके सोती थी, उसने अकेले घर जाने की हामी भर ली थी और उसे अपनी जल्दबाजी पर खूब ताव भी आ रहा था। और उसने गेट से बाहर कदम रखा और कुछ दूर तक तो घर की लाइट्स की रोशनी जारी थी मगर उसके आगे अंधेरा था। उसने आंखें बंद करके एक गहरा सांस लिया और अल्लाह का नाम लेकर घर से बाहर कदम रख लिया और दिल के साथ अब उसकी टांगें भी कांप रही थीं। रोशनी से हटकर जरा अंधेरे तक जब वो पहुंची तो वो बाकायदा अब कांप रही थी। अंधेरे में एक कदम उसने आगे बढ़ाया, फिर 2 कदम, फिर 3 कदम और चौथा कदम उसे लगा जमीन के बजाय किसी और चीज पर उसने शायद रख दिया था। और साथ ही फजा में बिल्ली की आवाज गूंजी थी और उसके साथ ही माहीन की चीखें भी। वो बिना इधर उधर देखे सरपट वापस भागी थी और हादी गेट की तरफ बढ़ ही रहा था जब उसने माहीन की आवाज सुनी और वो गेट से बाहर निकला ही था कि माहीन सीधा आकर उससे टकराई। और अब उसकी आंखों में आंसू के साथ खौफ भी था और हादी के बाजू दबोचे वो उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। उसके बाजू को माहीन ने अपने दोनों हाथों से थाम रखा था और आंखें बंद किए वो बस उसके पीछे खड़ी हो चुकी थी। यूं जैसे कड़ी धूप में कहीं साया मिल जाए, जैसे बरसती बारिश में कोई पनाहगाह मिल जाए, और यूं जैसे गैरों की भीड़ में कोई अपना मिल जाए, जैसे कोई सहारा मिल जाए, उसे यही महसूस हो रहा था। और हादी तो बिल्कुल थम सा गया क्योंकि कुछ देर पहले ही बेख्तियारी में एक ऐसी हरकत वो कर गया था और अब ऐसी ही माहीन ने भी की थी। माहीन उसके पीछे खड़ी थी और वो उसके लिए एक दीवार बना सामने खड़ा था और उसने गली में इधर उधर देखा, वहां कोई भी नहीं था। फिर माहीन का अपने बाजू पर रखा हाथ पकड़ा और उसे सामने खड़ा किया। उसने दूसरे हाथ से अब तक उसके बाजू को थाम रखा था, यूं जैसे दूर चले जाने का उसे डर था। और फिर उसने पूछा कि क्या हुआ माही, आप इतना डर क्यों गई थी, क्या हुआ? हादी उसे सामने खड़ा किए पूछ रहा था और माहीन ने आंखें खोली और आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे और हादी की धड़कन थमी थी और वो उसकी लंबी पलकों की थरथराहट में खो गया था। दिल ने पूछा, क्या देखा तुमने उसमें?
कहा उसकी आंखें। फिर दिल ने पूछा ये धड़कन क्यों थमी, कहा उसने पलकें जो झपकी। फिर दिल ने पूछा कहां खो गए हो, तो कहा उसकी आंखों के समंदर में। दिल ने कहा कि यह रास्ता दुश्वार है, उसने कहा कि मंसूर है। दिल ने कहा कि पलट ना सकोगे, और उसने कहा पलटने का सोचूंगा भी नहीं। दिल ने कहा कि दर्द है इस राह में, और उसने कहा कि सह लूंगा। दिल ने कहा कि वफा लाजिम है इसमें, और उसने कहा कि निभा लूंगा। फिर दिल कहता गया कि बहुत कुछ गंवाना पड़ेगा, और मैंने भी कह दिया कि सब कुछ लौटा दूंगा। दिल ने फिर कुछ कहना चाहा, और फिर वो चुपचाप डूब गया उसकी आंखों के समंदर में और मोहब्बत की नदिया में। धड़कनों ने एक पल को एहतजाज किया और खुद को डूबने से बचाने को, और फिर वो पुरसुकून हो गई। धड़कनों के पुरसुकून होने पर उसने उसकी आंखों से नजर हटाई, और अब एक शहर था जो टूटा था, मगर ऐसा वो समझ रहा था। वो शहर टूटा नहीं था, उस शहर ने उसे सहरज़दा कर दिया था। उसे जकड़ लिया था, लेकिन वो बेखबर था, और दिल था कि मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मोहलत दी थी, मौका दिया था, अब तो तुम जकड़े जा चुके हो, तुम अनजान हो मगर जान जाओगे। दिल उसे पुकार कर कह रहा था कि आओ मोहब्बत की दुनिया में मैं तुम्हें खुश आमदीद कहता हूं, इम्तिहान की दुनिया में तुम्हारा इस्तकबाल करता हूं। वतन की मोहब्बत को दिल में बसा कर रखने वाले, अब तुम्हारे दिल में एक और मोहब्बत बस चुकी है, उसे भी संभाल कर रखना। तुम्हारा दिल अब तुम्हारा नहीं रहा, उसे एक साहिरा ने सहरज़दा कर लिया है, और उसकी आंखों ने मोहब्बत का फरिश्ता दूर खड़ा मुस्कुराते हुए यह मंजर देख रहा था। हादी इस सबसे अनजान बस माहीन को देखे जा रहा था, और फिर माहीन ने उसे बताया कि वो बिल्ली के ऊपर पांव अंधेरे में, और हादी के कानों में ये अल्फाज पड़े तो वो सोचों के भंवर से बाहर निकला, और जब सूरत हाल उसकी समझ में आई तो उसका कहकहा बेसाख्ता था। और हादी हंसी से दोहरा रहा था कि एक बिल्ली से डर के भाग आई आप। और माही ने खफकी से उसे देखा। हाँ, उड़ा ले मजाक मेरा, आपके साथ कभी ऐसा हो ना तो फिर एहसास होगा, मैं जा रही हूं। और वो पलटी, और फिर हादी मुस्कुराहट दबाए कह रहा था कि अरे हो सकता है ना कि बिल्ली अभी भी वहां पे मौजूद हो। और माहीन पलट गई, उसे एक तरफ धकेलते हुए अंदर दाखिल होगी और सीधा राशिदा बेगम के कमरे में पहुंची। मोबाइल निकालकर हैदर को जल्दी आने का कहा, और फिर मुंह फुलाए मोबाइल पर मसरूफ हो गई। और हादी बाहर सोफे पर बैठा मुसलसल हंसी जा रहा था, इस बात से बेखबर कि मोहब्बत उसके दिल की सल्तनत में कदम रख चुकी थी और वह सल्तनत पर कब्जा करने को ही आई थी। पर हादी इस बात से बेखबर था, और वह धड़कनों के खेल से भी अनजान था, वह जज्बों की बगावत से भी अनजान था। लेकिन अब तो मोहब्बत किसी अमर बेल की तरह उसे जकड़ने के लिए और उसकी रूह तक बेकाबिज होने के लिए उसके दिल में कदम रख चुकी थी। तो जनाब, आप देख रहे हैं कि यहां पे भी अमर बेल का तस्करा आ चुका है। अमर बेल उसे जकड़ रही थी, यानी कि ये वो बेल है जो हमेशा फॉरएवर ग्रोइंग प्लांट चढ़ता ही जाता है, और जिस भी पौधे के ऊपर जाता है उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और फिर उसे तोड़ फोड़ के रख देता है। इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म, और इसी के साथ आज की एपिसोड भी। मैं मानती हूं कि नॉवेल कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, हल्का फुल्का सा एंटरटेनिंग सा है, मूड जो है वो आपका अच्छा ही रखता है, इस वे में लिखा गया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें कोई बहुत सस्पेंस हो या अगले एपिसोड का आप लोगों को वेट करना पड़े।
जो कि पिछले नॉवेल में ऐसा बहुत ज़्यादा हुआ था, इसीलिए मैंने इस नॉवेल को चूज़ किया है। एक छोटा सा नॉवेल है, बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, तो आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। कुछ डिफरेंट है पुराने नॉवेल्स से। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।